हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी लर्निंग ऐप। इस वीडियो में हम लोग भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के स्टूडेंट्स का डीटीएम सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 के क्वेश्चन सारे इस वीडियो में करने वाला हूँ। यस, थर्ड सेमेस्टर डीटीएम सब्जेक्ट डिजिटल टेक्निक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले इस चैप्टर में इस क्वेश्चन बैंक में कुछ डेफिनेशन है, जैसे व्हाट इज एन एल्गोरिदम। ऑलरेडी हमने सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, इन चीजों के बारे में हमें आइडिया मिल चुका है। यस और नो। यहाँ पे भी पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज एल्गोरिदम, व्हाट इज एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का डेफिनेशन क्या है? एन एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उन स्टेप्स को जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, एल्गोरिदम को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखते। यस और नो? यस। तो उसको कहा जाता है एल्गोरिदम। सो व्हाट इज एल्गोरिदम? सिंपल डेफिनेशन, एन एल्गोरिदम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, गिवन टास्क इन एन इंग्लिश लैंग्वेज। यस और नो? तो ये समझ में आ गया। इसके बाद लिखा है स्टेट फंक्शन ऑफ असेंबलर, लिंकर। अभी असेंबलर लिंकर क्या है पहले थोड़ा सा ये समझो। ये है टूल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। असेंबलर, लिंकर, इनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। इसके बाद शायद डीबगर भी एक टूल है जो मैं बताने वाला हूं, इनको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स मतलब क्या? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है, उनमें से ये कुछ टूल्स है असेंबलर, लिंकर। सिंपल भाषा में अगर आपको कोई पेंटिंग बनाना है, ड्राइंग बनाना है, तो आपको कुछ टूल्स लगेंगे। यूनिट पेपर, यूनिट पेंसिल, यूनिट पेन, यूनिट कलर्स, यूनिट ब्रश, बहुत सारी चीजें लगेंगी आपको। वो सारी चीजें होंगी तो ये आप पेंटिंग बना सकते हैं, नहीं तो पेंटिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही प्रोग्राम डेवलपमेंट करना है तो ये टूल्स होने चाहिए। ये टूल्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं असेंबलर, लिंकर, ये टूल्स क्या करते हैं। असेंबलर, असेंबलर क्या करता है देखो ध्यान से। एन असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर, या फिर इज अ सॉफ्टवेयर टूल भी कह सकते हो आप, दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन। मशीन मतलब ब्रैकेट में लिखा है बाइनरी लैंग्वेज। असेंबलर का काम सिंपल है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर करता है। इज दैट क्लियर? आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो एज अ प्रोग्रामर, 8086 के अपने प्रोग्राम्स लिखे है कि नहीं, वो असेंबली लैंग्वेज में लिखते हो। किस लैंग्वेज में? असेंबली लैंग्वेज में। हमने जो प्रोग्राम्स लिखे वो किस लैंग्वेज में लिखे? असेंबली। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट करे? माइक्रो प्रोसेसर। कौन? लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को असेंबली लैंग्वेज समझ में नहीं आता। माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। यस और नो? बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। यस और नो? इधर लिखा है ना, देखना। यस और नो? तो आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, वो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर समझ ही नहीं सकता। एग्जीक्यूट करना तो दूर की बात है, समझ ही नहीं सकता। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो फायदा क्या प्रोग्राम लिख के? प्रॉब्लम हो गया बेटा। तो तुम बोलेंगे सर तो क्या मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे? मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस एंड वंस। इम्पॉसिबल है मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना। इसलिए हम प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में ही करते हैं हमेशा। और प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखने के बाद फिर आता है पिक्चर में असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, फिर अपना प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। समझा? तो असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। दैट्स इट। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा है लिंकर। लिंकर, लिंकर का वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। लिंकर का वर्किंग भी बहुत सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ लिंकर। चलो ये वाला कोई कलर लेते हैं ऐसा। सपोज आपके पास एक बड़ा सा प्रोग्राम है। आपके पास का एक बड़ा सा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब 1000 पेजेस का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इतने बड़े प्रोग्राम्स एक प्रोग्रामर डेवलप नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में। बराबर? तो इसको हमने क्या किया? डिवाइड किया नंबर ऑफ पार्ट्स में।
यस और नो? ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये प्रोग्राम 4 अलग अलग पार्ट में डेवलप होगा। समझा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? सबसे पहले आता है, एक्चुअली टूल्स के हिसाब से देखा जाए तो असेंबलर के भी पहले एक टूल आता है एडिटर। असेंबलर के भी पहले एक टूल आता है जिसका नाम क्या है? एडिटर। तो सबसे पहला टूल जो होता है वो होता है एडिटर। एडिटर यूज करके हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, प्रोग्राम को टाइप करते हैं। जब एडिटर यूज करके हम लोग प्रोग्राम को टाइप करते हैं ना, यस और नो, जो फाइल क्रिएट होता है उसको सोर्स फाइल कहा जाता है। क्या? सोर्स फाइल। और इसका एक्सटेंशन होता है .asm। बोलो .asm। कौन सा एक्सटेंशन है इसका? .asm। अंडरस्टूड? इसको जब आप असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो बन जाता है ऑब्जेक्ट फाइल। कौन सा फाइल? बोलो ना बेटा, ऑब्जेक्ट फाइल। ये स्टूडेंट्स आंसर करो, ऑब्जेक्ट फाइल। बराबर। ऑब्जेक्ट फाइल जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है। इसका एक्सटेंशन होता है .obj। .obj। obj। इसका एक्सटेंशन क्या था? .asm। तो पहले ये जो 4 अलग अलग पार्ट्स है, सपोज फर्स्ट पार्ट को डेवलप कर रहा है प्रोग्रामर ए, फर्स्ट पार्ट को डेवलप कर रहा है प्रोग्रामर ए, सेकेंड पार्ट को डेवलप कर रहा है प्रोग्रामर बी, थर्ड पार्ट को डेवलप कर रहा है प्रोग्रामर सी, फोर्थ को डेवलप कर रहा है प्रोग्रामर डी। 4 मिलके इस प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर जो है ए प्रोग्रामर, वो अपना पार्ट डेवलप करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यस और नो? क्लियर? इसके पास एक फाइल आ गया जिस फाइल का नाम है a.obj। बी प्रोग्रामर ने भी अपना प्रोग्राम टाइप कर लिया, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया b.obj। सी ने भी कर लिया c.obj। डी ने भी कर लिया d.obj। तो सबने अपना 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 प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया है, सबका ऑब्जेक्ट फाइल रेडी। बराबर। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अभी प्रोग्राम टेस्ट करना है। प्रोग्राम को टेस्ट करना है मतलब इन शॉर्ट प्रोग्राम को रन करना है, देखना है हमें आउटपुट आता है कि नहीं। बराबर। यस और नो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 4। अब एक्चुअली ये चारों एक ही प्रोग्राम के पार्ट्स है ना, तो इन चारों पार्ट्स को सेपरेट सेपरेट रन करके आउटपुट थोड़ी आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? चारों को एक साथ रन करना पड़ेगा। ये चारों एक ही प्रोग्राम के पार्ट है, तो इन सबको ज्वाइंट करना पड़ेगा, इन सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ रहे क्या? इन सबको ज्वाइन करने के लिए, इन सबको कंबाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है लिंकर। समझा? तो लिंकर क्या करता है? लिंकर इज अ प्रोग्राम विच कंबाइंस, इफ रिक्वेस्टेड, मतलब जरूरत होगी तो, मोर देन वन सेपरेटली असेंबल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। सेपरेटली असेंबल्ड, सेपरेट असेंबल किया आपने, सेपरेट फाइल्स है सारे, ये सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स सेपरेट है। इनको कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लिंकर। तो मेरे ख्याल से आपको लिंकर, साथ ही में असेंबलर और ये एल्गोरिथम समझ में आ गया है। मैंने एडिटर वगैरह भी आपको बता दिया साथ में, वो पता होना चाहिए। चलो और भी कुछ डेफिनेशन शायद है यहाँ पे अपने पास। ओके, डीबगर। डीबगर का सिंपल काम है, डीबगर का काम होता है एरर फाइंड करना, प्रोग्राम को टेस्ट करना। सो डीबगर इज यूज्ड टू टेस्ट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं वो ढूंढने के लिए डीबगर यूज किया जाता है। Debugger is a program that allows execution of program in single stepping mode। हमने सिंगल स्टेपिंग मोड के बारे में डिस्कशन किया है। सिंगल स्टेपिंग मोड में क्या होता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है, हर इंस्ट्रक्शन को हम लोग इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं सिंगल स्टेपिंग मोड में। यस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू असेंबलर डायरेक्टिव्स। अभी पहले पता तो होना चाहिए अपने को असेंबलर डायरेक्टिव होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, असेंबलर डायरेक्टिव्स के बारे में बताना चाहूंगा आपको मैं। असेंबलर डायरेक्टिव्स का डेफिनेशन क्या है? Assembler directives are non-executable statements। देखो, थोड़ा दिमाग शांत रखो, अभी सोचो, सुनो मैं क्या बता रहा हूं। मैं प्रोग्रामर हूं। मैं कौन हूं? प्रोग्रामर। मैंने प्रोग्राम लिखा असेंबली लैंग्वेज में। मेरा प्रोग्राम पहले जाएगा असेंबलर के पास, असेंबलर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर मेरा प्रोग्राम जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। मतलब मेरा प्रोग्राम पहले असेंबलर के पास जाएगा, फिर मेरा प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? बोलो आया ना? यस और नो? क्लियर? तो मेरे प्रोग्राम में मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स असेंबलर के लिए होंगे और कुछ स्टेटमेंट्स
माइक्रो प्रोसेसर के लिए होंगे। अरे मेरा प्रोग्राम पहले किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास जाएगा, वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर वो प्रोग्राम जाएगा किसके पास, म्यूपी के पास, बराबर। मतलब मेरे प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे असेंबलर के लिए और कुछ स्टेटमेंट्स होंगे माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो हर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में दो प्रकार के स्टेटमेंट्स लिखता है, कुछ स्टेटमेंट्स माइक्रो प्रोसेसर के लिए होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स असेंबलर के लिए होते हैं। जो स्टेटमेंट्स असेंबलर के लिए होते हैं उन स्टेटमेंट्स को असेंबलर डायरेक्टिव्स कहा जाता है। तो बोलो असेंबलर डायरेक्टिव्स का मतलब क्या है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो असेंबलर के लिए है। किसके लिए है, असेंबलर के लिए। ये स्टेटमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, बराबर। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिखते हो ना, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, उनको एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बोलते हैं। असेंबलर के लिए जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको नॉन एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है यस डायरेक्ट द असेंबलर टू डू सम स्पेसिफिक या फिर स्पेशल टास्क। मतलब असेंबलर से कोई एक स्पेशल स्पेसिफिक काम करवाने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस या फिर ये स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। समझा असेंबलर डायरेक्टिव का मतलब, समझा। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स दैट डायरेक्ट्स असेंबलर टू डू सम स्पेशल टास्क। समझा। बहुत सारे असेंबलर डायरेक्टिव्स है, उन्होंने कहा है दो असेंबलर डायरेक्टिव्स का लिस्ट करो। मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, ये हम लोग प्रोग्राम्स में भी यूज करते हैं। यस, डीबी पहला डायरेक्टिव, हमने प्रीवियस प्रोग्राम सबको याद होगा, डीबी प्रोग्राम्स हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम्स किए। डीबी डीडब्ल्यू यूज किया है कि नहीं बेटा, ये है ना। यस, सो डीबी का मतलब होता है डिफाइन बाइट। सर बाइट मतलब क्या रे, बाइट मतलब 8 बिट। सो डीबी का मतलब डिफाइन 8 बिट वेरिएबल। डीबी यूज करके हम लोग 8 बिट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। डीडब्ल्यू यूज किया तो 16 बिट वेरिएबल डिफाइन होता है, बराबर है कि नहीं। मैं यहाँ पे डीबी डीडब्ल्यू भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि फिर वो दोनों सेम सेम हो जाएगा तो शायद तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग रखा है थोड़ा सा। सो डीबी का मतलब डिफाइन बाइट। द डायरेक्टिव डीबी इज यूज्ड टू डिफाइन अ बाइट टाइप वेरिएबल। सर बाइट टाइप मतलब, अबे बाइट टाइप मतलब क्या, 8 बिट वेरिएबल। समझा क्या। एग्जाम्पल भी देना चाहिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। समझा क्या, क्लियर। प्रॉपर लिखो, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ भी ला सकते हो। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने आउट ऑफ स्कोर किया था इस सब्जेक्ट में। पॉसिबल है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट है लेकिन ला सकते हैं, अगर इंटरेस्ट है, लिखने का तरीका पता है, आंसर 100% आ सकता है मार्क्स। एग्जाम्पल क्या है, नम डीबी 12। ये नम जो है ना, ये नेम है वेरिएबल का, वेरिएबल का नेम है। ये क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल। ये क्या है बेटा, नेम ऑफ दी। सो मैं 8 बिट वेरिएबल बना रहा हूं, किस नाम से, नम नाम से, और उस वेरिएबल को वैल्यू क्या दे रहा हूं। तो होगा क्या, एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। वेरिएबल क्रिएट होगा मतलब कुछ मेमोरी रिजर्व होगा, अलॉकेट होगा उसके लिए। असेंबलर रिजर्व्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी, 1 बाइट मतलब पहले ही बोल चुका हूं 8 बिट, टू द वेरिएबल नम एंड इनिशियलाइज इट विथ 12। मतलब वेरिएबल के लिए मेमोरी असाइन होगा, एज वेल एज मेमोरी असाइन करने के बाद उस वेरिएबल को एक वैल्यू भी दिया जाएगा। वो वैल्यू क्या है बेटा, 12। वैल्यू कोई भी लिख सकते हो आप, सिर्फ वैल्यू 8 बिट होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि वेरिएबल 8 बिट का है। नेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पे कौन सा है, डेटा टाइप बोल रहा हूँ सॉरी। नेक्स्ट असेंबलर डायरेक्टिव कौन सा है, EQU। EQU का मतलब होता है इक्वेट टू। आपने याद है सी लैंग्वेज में ऐसा लिखा था, लिखते थे आप इंट a इक्वल टू 2, है ना। ये इक्वल टू को आप क्या बोलते थे सी लैंग्वेज में भैया, इक्वल टू को आप क्या बोलते थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, ये क्या है, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। देखना यहाँ पे लिखा है मैक्स EQU 82H। अभी H लिखा है मतलब ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में, H नहीं लिखा है मतलब वो वैल्यू डेसिमल में। H लिखा है हेक्साडेसिमल, H नहीं लिखा है मतलब वैल्यू किसमें है, डेसिमल में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्स EQU 82, इसका मतलब ये है ये 82 वैल्यू इस मैक्स वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। मैक्स इज इक्वल टू 82। समझा क्या। सो ये EQ डायरेक्टिव क्या करता है, दिस डायरेक्टिव इज यूज्ड टू असाइन अ न्यूमेरिक वैल्यू टू अ वेरिएबल। न्यूमेरिक वैल्यू टू अ वेरिएबल है, फिर सिंबल कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या ये। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या है। ओके, अगले शायद 10 मिनट
डिस्कस करेंगे हम लोग एड्रेसिंग मोड को। किसको? एड्रेसिंग मोड को। डिस्क्राइब वेरियस एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 विद सुटेबल एग्जांपल। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने हर एक एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है, समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले एड्रेसिंग मोड मतलब क्या, वो बताना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। एड्रेसिंग मोड बताने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट बताना चाहिए। सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास क्या है? इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन तो आपको पता है ना, इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम बनता है। तो मेरे पास बेटा एक इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास क्या है? इंस्ट्रक्शन। आई हैव अ इंस्ट्रक्शन। ओके, यस, मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है। किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती है। यस, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपकोड। एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपकोड। सर ऑपरेंड मतलब क्या? ऑपरेंड मतलब डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। और कौन सा ऑपरेशन करना है? अरिथमेटिक करना है, लॉजिकल करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ऑपकोड। ऑपकोड को ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कोड, उसका शॉर्ट फॉर्म है ऑपकोड। सो ये ऑपकोड क्या करता है? इट डिसाइड्स विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। यस और नो? सो ऑपकोड और ऑपरेंड समझा क्या होता है? सो ऑपकोड इज अ पैटर्न, अ बाइनरी पैटर्न। एक बाइनरी पैटर्न होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन होने वाला है। हर इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड फिक्स्ड होता है, हर इंस्ट्रक्शन का एक बाइनरी पैटर्न फिक्स होता है। तो उस पैटर्न से पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन कौन सा है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। समझा? क्लियर? अभी एड्रेसिंग मोड मतलब क्या? एड्रेसिंग मोड का डेफिनेशन आपने देखा। एड्रेसिंग मोड्स आर द डिफरेंट वेज इन विच ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से आप स्पेसिफाई कर रहे हो, अलग अलग तरीके हैं। उन अलग अलग तरीकों को, अलग अलग वेज को एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। और आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 2 और नेक्स्ट पेज के ऊपर 3, 4, 5 5 एड्रेसिंग मोड से पांचों एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट जरा ध्यान देना अच्छे से। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है लेकिन मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। रेडी? यस, ध्यान देना। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा सारी चीजें। सी हियर, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे एमएसबीटी के पेपर में भी आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा बोला मतलब आएगा, कन्फर्म क्वेश्चन है। यस सर, यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन। बोलना बेटा क्या है इधर? इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है। बराबर ना स्टूडेंट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तुमको क्या मैं जो बोलता हूँ हाँ बराबर बोलने का है कि नहीं? इधर है ऑपरेंड, इधर क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब क्या? किसी ने पूछा तो चुप नहीं बैठने का, बोलने का ऑपरेंड इज डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। यहाँ पे है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। यहाँ पे क्या है? बोलना एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। और यहाँ पे है रजिस्टर्स। यहाँ पे क्या है बेटा? रजिस्टर्स। यहाँ पे रजिस्टर्स है। चलो थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने की कोशिश करते हैं फटाफट। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ऑपरेंड, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? इंस्ट्रक्शन। ये क्या है आपके? रजिस्टर्स। और ये है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। क्लियर है? यस और नो? जल्दी बोलो। यस। में आ गएगा कल थोड़ा अलग यूज करते हैं, ऐसा कुछ लेते हैं। रेड, रेड डेंजर दिखेगा ना? ठीक है, रेड भी चलेगा। चलो ये रेडी? अरे बोलो हाय ना। यस।
चलो वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान देना अच्छे से। मेरे ख्याल से सब लोग रेडी हो? यस और नो? ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये माइक्रो प्रोसेसर है, और ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये आपका मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर देर आर सो मेनी डिफरेंट रजिस्टर्स, है कि नहीं? देर आर 4 जनरल पर्पज रजिस्टर्स, AX, BX, CX एंड DX। AX, BX, CX and DX. Yes or no? Every register is of 16 bits. हर रजिस्टर कितना बिट है? And it is divided into 2 parts. It is divided into 2 parts. ये हाई और इसको क्या बोलते हैं? लो। मतलब ऐसा AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH। सही बात है? जल्दी बोलो यस और नो। क्लियर है? और यह है मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है? इन मेमोरी वी हैव सीरीज ऑफ लोकेशंस अरेंज इन सीक्वेंस, ऐसे लोकेशंस है। ओके बेटा, क्लियर? ये क्या? मेमोरी के अलग अलग लोकेशंस। हर लोकेशन में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होता है। एक लोकेशन में जो डेटा होता है वो 8 बिट होता है। वन लोकेशन इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स। चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सब रेडी? अगर तुमने इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, डायरेक्टली ऑपरेंड दे दिया, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन दी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑपरेंड को उठा के इंस्ट्रक्शन में लिखा। ऑपरेंड मतलब क्या? डेटा। यस और नो? क्लियर? तो उस एड्रेसिंग मोड को इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। क्या? हाँ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ऑपरेंड को सीधा इंस्ट्रक्शन में लिख दिया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली नहीं लिखा आपने क्या किया? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड को किसमें लिखा? इंस्ट्रक्शन में। मतलब ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने की जगह पे आपने ऑपरेंड के एड्रेस को स्पेसिफाई किया इंस्ट्रक्शन में, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कौन सा एड्रेसिंग मोड? तो बोलने का कैसे? ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, immediate addressing mode. Address of operand is specified in the instruction, direct addressing mode. कौन सा addressing mode? Direct addressing mode. बच्चा बोलता सर आपल्याला कळणार कसं ऍड्रेस दिलाय की ऑपरेंड दिलाय? समजता है क्या? समझता है? इधर देख, अगर कोई नंबर है, क्या है? बोलना बेटा, कोई नंबर है विदाउट, नंबर है विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर दिया है विदाउट कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब वो नंबर क्या है? ऑपरेंड। और अगर कोई नंबर दिया है तुमको और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यहां पे लिखा था हमने विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दिख रहा है ना तेरे को? अगर नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब वो क्या है? एड्रेस है। नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के बिना दिख रहा है मतलब ऑपरेंड है। मुझे बता फटाफट, ये नंबर दिख रहा है क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में है क्या? नहीं, मतलब ये क्या है? अरे ये क्या है? ऑपरेंड है। ऑपरेंड मतलब सस्ती भाषा में क्या बोलने का? डेटा। यस और नो? यस और नो? यस सर। अभी यहाँ पे देख, ये नंबर देख, नंबर है और ये ब्रैकेट के अंदर है राजा, ब्रैकेट के, तो ये ऑपरेंड है क्या? नहीं, ये क्या है? अरे एड्रेस है। समझा क्या मैं क्या बता रहा हूं? सिंपल है। चलो आगे 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 आगे। यस, नेक्स्ट टाइप। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेंड को रखते हैं किसके अंदर? ऑपरेंड को रखते रजिस्टर के अंदर, और रजिस्टर का नाम इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं। ऐसे एड्रेसिंग मोड को रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहने का। क्या कहने का? कैसे बोलने का? ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर एंड नेम ऑफ दैट रजिस्टर इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन।
कभी कभी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड किस में रखेंगे, एंड नेम ऑफ दैट रजिस्टर स्पेसिफाइड इन दी इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये डायग्राम तेरे को किधर भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कितना भी सर्च कर, ये अपने दिमाग का खेल है, बराबर है, यस और नो। सर समझेगा कैसे रजिस्टर के अंदर एड्रेस रखा है कि ऑपरेंड रखा है? सिंपल है, अगर रजिस्टर के बाजू में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, मतलब उसके अंदर क्या है, ऑपरेंड है। और रजिस्टर के अंदर अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल्स अपने पास है, वही एग्जांपल में लिखता हूं, सब रेडी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मूव सीएल कॉमा डीएल, क्या लिखा है, मूव, बोलना बोलना बोलना, मूव सीएल कॉमा डीएल, मूव सीएल कॉमा डीएल। यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का एग्जांपल मैं उठाता हूं, ओके 4321 है डायरेक्ट का एग्जांपल। मूव, इसमें मूव किया था मैंने, सेम एग्जांपल कॉपी कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या वीडियो में जो है स्लाइड उसी के हिसाब से चल रहा हूं। सीएल कॉमा 4321, मूव सीएल कॉमा, बोलना बेटा 4321H। इसका एग्जांपल अपने पास था मूव बीएल कॉमा 26H, बोलो मूव बीएल कॉमा 26H। ब्रैकेट में नहीं आएगा, सच सच बोल रहा था बेटा, गलती हो गई मुझसे, बीएल कॉमा 26H। और इनडायरेक्ट का एग्जांपल अभी लिखता हूं मैं, इनडायरेक्ट का एग्जांपल, इनडायरेक्ट का एग्जांपल इधर है, मूव सीएल कॉमा बीएक्स, मूव सीएल कॉमा बीएक्स, हाँ मूव सीएल कॉमा, ठीक है, सब रेडी। तो अभी हम लोग फटाफट एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। सब जगह पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन लिखा है, कौन सा, मूव। मूव इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती है, मूव इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। ये मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो इस प्रकार से वर्क करता है, मूव डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम्स वगैरह सब आपको एक्सप्लेन किया है। डेटा हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन में जाता है, कॉमा के पहले डेस्टिनेशन, कॉमा के बाद सोर्स। तो बताओ ये क्या है, सोर्स या डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन, ये क्या है, सोर्स, ये डेस्टिनेशन, ये क्या है, सोर्स, ये कॉमा के बाद सोर्स, कॉमा के पहले डेस्टिनेशन। डेटा हमेशा सोर्स से डेस्टिनेशन में जाता है, 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 बराबर है, क्लियर है। चलो पहले इन सबका डेफिनेशन बोलते हैं, फिर एग्जांपल लर्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस, पहला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, स्टेटमेंट बोलो, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। दूसरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलना है, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द रजिस्टर एंड नेम ऑफ दैट रजिस्टर इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। अभी एड्रेस वाले साइड में आ जाते हैं, पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड is specified in the instruction. Yes. Indirect addressing mode, address of the operand is specified in register and name of that register is specified in the instruction. दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। ये आपके स्टेटमेंट्स है, विद एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल भी यहाँ पे है। मूव बीएल कॉमा 26, मुझे बताओ 26 क्या है, एड्रेस है कि डेटा है, ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब डेटा, बराबर है कि नहीं। इसको पढ़ने का कैसे, होता क्या है इंस्ट्रक्शन में, वो समझ में आना चाहिए। मूव द डेटा 26H इनटू बीएल, तो बीएल रजिस्टर में 26 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 26 जाएगा, समझा क्या, यस और नो। मूव द डेटा 26H इनटू बीएल रजिस्टर, डेटा क्या है 26, डेटा जो मूव हो रहा है आप बता सकते हो, क्योंकि डेटा मतलब ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया है, 26 मूव होने वाला है, 26 आपका ऑपरेंड है। तो एक ही एड्रेसिंग मोड ऐसा है जिसमें हम लोग ऑपरेंड बता सकते हैं, वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट। बाकी एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि दिखता ही नहीं है ऑपरेंड, सिर्फ एक ही एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड दिखता है, वो कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट। ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया जाता है, मेंशन किया जाता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन देख के हम लोग ऑपरेंड बता सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। मूव द डेटा फ्रॉम
DL इंटू CL, मतलब बेटा DL में जो डेटा है वो किस में जाएगा, CL में जाएगा। बहुत सिंपल, वेरी गुड। यहां पे आते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें एड्रेस है, एड्रेस के लिए उधर मेमोरी लिखा है, बराबर है। यस और नो। सपोज यहाँ पे एक लोकेशन है 4321H, ये 4321 एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है वो भी बता दो, ऑफसेट एड्रेस कौन सा, यस। तो इसको पढ़ना कैसे है, क्या ये आपका डेटा है, क्या ये आपका डेटा है, ये मूव होने वाला है, नहीं, बराबर। ये क्या दिया है, डेटा का एड्रेस दिया है, तो आपको पढ़ना कैसे है, मूव द डेटा फ्रॉम एड्रेस 4321H इनटू CL रजिस्टर। मतलब क्या, इस 4321H एड्रेस पे जो भी डेटा है वो किस में आएगा, CL में आएगा। किस में आएगा डेटा, CL। समझा क्या, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, मूव CL कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट BX। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो कोई टेंशन नहीं, वीडियो को आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो, नो इशू। लेकिन बार बार मैं वही चीजें बोलूंगा तो फिर मतलब नहीं है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे कंसेप्ट भी क्लियर करना है तो बोलना तो पड़ रहा है, लेकिन बार बार वही वही बोल के भी मजा नहीं आता है कि नहीं। यस, थोड़ा सा ग्रास्पिंग बढ़ाओ। मूव CL कॉमा BX। सर BX के अंदर क्या है, BX सबसे पहले BX क्या है, एक रजिस्टर है, बोलो हाँ या ना। यस, BX के अंदर ऑपरेंड है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेंड है, ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है। BX के बाजू में क्या दिया है, किसी भी रजिस्टर के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब उस रजिस्टर के अंदर एड्रेस है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही एड्रेस, स्क्वायर ब्रैकेट दिखा तो समझ जाने का कि इसके अंदर क्या है, एड्रेस है। स्क्वायर ब्रैकेट था, एड्रेस। BX स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब BX में क्या है, एड्रेस। BX में क्या है, आपको पता है सी लैंग्वेज में पॉइंटर करके एक चैप्टर था जो एड्रेस स्टोर करता था, एड्रेस प्रोवाइड करता था, उसको क्या बोलते थे, पॉइंटर। क्या बोलते थे, यहाँ पे एड्रेस किसमें स्टोर किया है, BX। तो बेटा ये जो BX है ना, ये BX तुम्हारा पॉइंटर है, क्या है, तो बोलते कैसे, सुनो, मूव द डेटा, मूव द डेटा, मूव तो डेटा ही होगा ना पागल, मूव द डेटा फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटेड बाय BX। मतलब BX जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस का डेटा मूव करना है। फिर से बोलता हूं, मूव द डेटा फ्रॉम एड्रेस पॉइंटेड बाय BX इनटू CL रजिस्टर। सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि BX में एक एड्रेस है, लेट्स से एड्रेस है 5500, ऐसा कुछ, तो ठीक है, ऐसे ही अज्यूम किया, बराबर। तो चलो यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 5500 लोकेशन है, यहाँ पे कुछ डेटा है, लेट्स से डेटा है 99। क्या डेटा है, यस। सो मूव द डेटा फ्रॉम एड्रेस पॉइंटेड बाय BX। पहले चेक करो BX किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, BX के अंदर क्या है, 5500, मतलब BX किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, BX पॉइंट कर रहा है 5500 को। तो 5500 एड्रेस के अंदर जो डेटा है 99, ये मूव होगा किस में, CL में। तो ये 99 किस में आएगा, CL में आएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस और नो। नहीं समझा वापस से देखना, 10 बार देख, क्या प्रॉब्लम है, नो इश्यू, कंसेप्ट समझ में आया। ये थे आपके एड्रेसिंग मोड, और यही सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, आप देख सकते हो, मूव क्या होता है, एवरीथिंग इज क्लियर। उल्टा मेरे ख्याल से ये सब पढ़ने में मजा नहीं आता है, बराबर। नोट्स में तेरे को ये सब मिलेगा, लेकिन लेक्चर में ये सब सिखाता हूं मैं, क्लियर, समझा। तो ये कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से हर चीज ऑपरेंड ऑपकोड से हर चीज मैंने डिस्कस की है। अच्छे से वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। Explain any two stack related instructions. Explain any two stack related instruction. सबसे पहले स्टैक के बारे में पता होना चाहिए। स्टैक इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, कहते हैं ना, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, उसमें एक स्टैक सेगमेंट होता है। तो स्टैक इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का ही एक पार्ट है, मेमोरी का ही एक सेगमेंट है, विच इज यूज फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज, यूज फॉर, एंड इट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। पता है ना तेरे को, है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। नॉर्मल जो मेमोरी होता है अपना, बाकी डेटा सेगमेंट हो गया, फिर कोड सेगमेंट हो गया, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सिर्फ स्टैक एक ऐसा सेगमेंट है जो लास्ट इन
फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर? स्टैक मेमोरी के ऊपर जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, अभी मेमोरी के ऊपर दो ही ऑपरेशन होते हैं, रीड राइट, यस और नो। क्लियर? सपोज ये मेमोरी है तो मेमोरी के ऊपर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। सपोज ये मेमोरी है, एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन, बराबर है कि नहीं? आप डेटा मेमोरी में डाल रहे हो, इसको कहते हैं राइट ऑपरेशन। आप डेटा मेमोरी से निकाल रहे हो, इसको क्या कहते हैं? रीड ऑपरेशन। नॉर्मल मेमोरी के लिए हम लोग रीड राइट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन स्टैक मेमोरी के लिए हम लोग रीड राइट वर्ड यूज नहीं करते। स्टैक मेमोरी के लिए हम लोग यूज करते हैं पुश एंड पॉप वर्ड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पुश एंड पॉप, क्योंकि स्टैक मेमोरी में रीड राइट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे पुश एंड पॉप वर्ड यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो चलो ये ग्रीन कलर का स्टैक मेमोरी ऐसा अज्यूम करते हैं। क्लियर? यस और नो? यहाँ पे और एक मुझे लगता है ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि दो इंस्ट्रक्शन उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो पुश एज वेल एज पॉप दोनों इंस्ट्रक्शन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रेडी? यस और नो? चलो बातचीत को स्टार्ट करते। चलो, हाँ, पुश एंड पॉप। पुश इज सिमिलर टू राइट, पहले ही बोल देता हूं, पुश इज सिमिलर टू राइट, मतलब डेटा स्टैक में, पुश मतलब स्टैक में जाने वाला है। देखो, पुश इज सिमिलर टू क्या बोला? राइट। राइट ऑपरेशन में क्या होता है? राइट ऑपरेशन में डेटा मेमोरी में जाता है और रीड में डेटा मेमोरी से निकलता है, बराबर है कि नहीं? अभी आप यहाँ पे पुश इज सिमिलर टू राइट होता है एंड पॉप इज सिमिलर टू रीड होता है, यस और नो? सो जब मैं पुश कर रहा हूं मतलब डेटा स्टैक में डाल रहा हूं कि स्टैक से निकाल रहा हूं? स्टैक में डाल रहा हूं। वेरी गुड। तो स्टैक बन गया आपका डेस्टिनेशन। ये स्टैक है, ये क्या है? स्टैक। दिस इज योर स्टैक। क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, ये क्या है भैया? स्टैक। और स्टैक तुम्हारा क्या बन चुका है? डेस्टिनेशन। आप डेटा स्टैक में डाल रहे हो, यस और नो? डेटा आप स्टैक में डाल रहे हो, मतलब स्टैक आपका डेस्टिनेशन है, डेटा स्टैक में जाने वाला है, तो स्टैक क्या है? डेस्टिनेशन, बराबर है कि नहीं? भाई डालोगे कहां से? सोर्स से। क्लियर? यस और नो? क्लियर? सोर्स पता है क्या? नहीं। तो इंस्ट्रक्शन में सोर्स को डिफाइन किया जाता है। अगर आप देखोगे ना, पुश आगे क्या लिखा है, तो पुश के बाद सोर्स को डिफाइन करते हैं, डेस्टिनेशन को डिफाइन नहीं करते, क्योंकि बच्चे को पता है डेटा पुश हो रहा है मतलब स्टैक में जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन क्या है? स्टैक। तो डेस्टिनेशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सोर्स को मेंशन करते हैं। समझा क्या? किस इंस्ट्रक्शन में? पुश इंस्ट्रक्शन में। पॉप में उल्टा है, पॉप मतलब रीड, डेटा हम लोग स्टैक से निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, है ना? रीड, डेटा स्टैक से बाहर आ रहा है, यस और नो? मतलब स्टैक क्या है? स्टैक सोर्स है, डेटा आप ले रहे हो ना, स्टैक से निकाल रहे हो मतलब ले रहे हो, तो स्टैक सोर्स है। डेटा आएगा कहाँ पे? डेटा आएगा कहाँ पे? डेटा आएगा कहाँ पे? बोलना दादा, डेटा आएगा कहाँ पे? डेस्टिनेशन में आएगा। सोर्स तो फिक्स है, स्टैक, बराबर। फिक्स क्या नहीं है? डेस्टिनेशन, इसलिए इंस्ट्रक्शन में डेस्टिनेशन को डिफाइन करते हैं। उल्टा फुल्टा मत करने तो जीरो मिलेगा। पुश, सोर्स, पॉप, डेस्टिनेशन। क्लियर? चलो सिंपल है। पुश सी एक्स, क्या लिखा है? पुश, सर पुश सी एक्स लिखा है, मतलब सी एक्स तुम्हारा क्या है? पुश सोर्स। पुश सी एक्स मतलब सी एक्स क्या है? सोर्स, मतलब डेटा सी एक्स रजिस्टर से स्टैक में जाने वाला है। जो भी डेटा सी एक्स रजिस्टर में है वो कहां पे जाएगा? स्टैक में जाएगा, यस और नो? अरे हाँ बोलो ना, यस और नो? यस सर। अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने यहाँ पे लिखा पॉप सी एक्स। सर पॉप सी एक्स लिखा, पॉप मतलब डेटा ले रहे कि दे रहे? हाँ, तो क्या होगा जब आप पॉप सी एक्स लिखोगे? व्हाट विल हैपन? डेटा स्टैक से आएगा। बोलो, डेटा स्टैक से आएगा। कहां पे आएगा? अरे कहां पे आएगा? सी एक्स में आएगा। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, डेटा स्टैक से आएगा, कहां पे आएगा? सी एक्स में आएगा। कहां पे आएगा? सी एक्स में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पुश सी एक्स, पॉप सी एक्स। पुश सी एक्स मतलब सी एक्स का डेटा स्टैक में जाएगा, पॉप सी एक्स मतलब स्टैक का डेटा सी एक्स में आएगा, बराबर। थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुश दी सोर्स। सोर्स हमेशा आपका एक वर्ड होना चाहिए, मतलब वर्ड का मतलब होता है 16 बिट, बाइट का मतलब होता है 8 बिट। पुश दी सोर्स इनटू दी स्टैक एंड डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 2। स्टैक पॉइंटर को 2 से डिक्रीमेंट करते हैं। एक बच्चा पूछा
2 से डिक्रीमेंट क्यों करते हैं? मैंने उसको बताया भैया CX कितना बिट है? 16 बिट। एक लोकेशन में कितना स्टोर होता है डेटा? 8 बिट। तो डेटा तू कितने लोकेशन में पुश कर रहा है? 16 बिट है, मतलब 2 लोकेशन लगेगा ना, इसलिए 2 से डिक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर। यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। इधर देख, उल्टा है पुश पॉप। सोर्स मस्ट बी अ वर्ड, वर्ड मतलब, और यहाँ पे भी सेम, डेस्टिनेशन मस्ट बी अ वर्ड। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों 16 बिट ही होने चाहिए कंपलसरी। अंडरस्टूड? ये रूल है, 8 बिट का नहीं चलेगा। इधर तुम CL नहीं लिख सकते, CX ही होना चाहिए, 16 बिट ही होना चाहिए आपका रजिस्टर। तो स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है अपने को। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 4 फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। जितने भी अपने पास थे नोट्स में सारे डाल दिए, नोट्स में सब कुछ डिटेल में एकदम मस्त, बराबर। फ्लैग रजिस्टर तो पता है ना, फ्लैग रजिस्टर, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, पता है ना। फ्लैग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से मैंने तुमको सिखाया था फ्लैग रजिस्टर। तो उन फ्लैग्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब फ्लैग्स को सेट या फिर रीसेट करने के लिए, सेट मतलब फ्लैग को 1 देंगे, रीसेट मतलब फ्लैग को, कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। 4 बोले, मैंने 7 दिए। STC सेट कैरी फ्लैग सेट होगा मतलब कैरी फ्लैग को क्या मिलेगा? 1। CLC क्लियर कैरी फ्लैग को 0 मिलेगा। CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है रे? कॉम्प्लीमेंट में 0 का 1 और 1 का 0 उल्टा होता है। नॉट गेट पढ़ा है ना? 0 का 1, 1 का 0, कॉम्प्लीमेंट। यस और नो? तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो मतलब 1 होगा तो 0 बन जाएगा, 0 होगा तो 1 बन जाएगा। STD सेट डायरेक्शन फ्लैग, CLD क्लियर डायरेक्शन फ्लैग, STI CLI, STI सेट इंटरप्ट एनेबल फ्लैग, CLI क्लियर इंटरप्ट एनेबल फ्लैग। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो फ्लैग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ता हूं। रोटेट इंस्ट्रक्शंस पूछे, रोटेट इंस्ट्रक्शन, ओके। एनी 4 4 ही है रोटेट इंस्ट्रक्शंस, बराबर। चलो, पहला है रोटेट, ROL। रोटेट लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, बराबर बोल रहा हूँ ना, है कि नहीं? रोटेट लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। एकदम टेंशन में मत बैठो, एकदम खुश रहने का, फ्री रहने का बेटा। यस, दिमाग काम करता है अच्छा। रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट। तू डायग्राम में देखेगा तेरे को समझेगा। इधर देख, एरो जो है ना, एरो, ये देख ऐसा एरो, ये एरो लेफ्ट में जा रहा है, रोटेट लेफ्ट। और ये एरो जो है ना, ये राइट में जा रहा है। किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है एरो, बराबर। सो ये रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन है, ये रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन है। फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में थ्योरी वगैरह तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो? इंस्ट्रक्शन है ROL BL, 1 BL, कितनी बार रोटेट करना है? एक बार। किसको करना है? BL को करना है, बराबर है कि नहीं? तो ये BL है। ये जो बीट होता है D7, इसको MSB बोलते हैं बेटा, और D0 को क्या बोलते हैं? LSB। याद रखना, ये हमेशा ऐसा ही होता है, LSB, और ये होगा आपका MSB। सो जब आप रोटेट लेफ्ट करोगे, हाउ इट हैपेंस, सी हियर, LSB D0 जाएगा आपका D1 की जगह पे, D1 जाएगा आपका, बोलो बोलो बोलो, कहां पे जाएगा? D2 की जगह पे, D2 जाएगा D3 की जगह पे, D3 जाएगा D4 की जगह पे, D4 जाएगा D5 की जगह पे, D5 जाएगा D6 की जगह पे, D6 जाएगा, और D7 जो है वो कैरी में भी जाता है, और D7 घूम के D0 के पास भी आता है। यस और नो? ये कैरी वाला पार्ट तूने नहीं बनाया तो भी चलेगा, ठीक है, ये नहीं बनाया तो भी चलेगा, इतना ही बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? रोटेट कौन सा है? रोटेट लेफ्ट है। रोटेट राइट में उल्टा होता है। रोटेट राइट में सबसे पहले D7 मूव होगा, ये D7 जाएगा D6 के पास, D6 जाएगा D5 के पास, D5 जाएगा D4 के पास, D4 जाएगा D3 के पास, D3 D2 के पास, D2 D1 के पास भैया, और D1 D0, D0 आ जाएगा किसके पास? D7 के पास। बाकी कैरी मत बनाओ, कैरी मैं बताऊंगा कब बनाना है आपको। ये रोटेट राइट है, ये रोटेट लेफ्ट है, समझा क्या?
वेरी गुड। अभी रोटेट लेफ्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, रोटेट लेफ्ट, और यहाँ पे बीच में सी लिखा है। सी का मतलब कैरी, विथ कैरी, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, और ये रोटेट राइट विथ कैरी, कैरी के साथ रोटेट करना है। अभी इसमें तेरे को कैरी बनाना पड़ेगा, कैरी फ्लैग बनाना पड़ेगा। चल रोटेट लेफ्ट करते हैं, बाकी ये बोल बच्चे बाद में पढ़ लेना। ये LSB जाएगा D0 इधर, D1 के पास D1, D2 के पास D2, D3 के पास D3, D4 के पास D4, D5 के पास D5, D6 के पास D6, D7 के पास, और D7 जाएगा कैरी में। और भैया कैरी देख, कैरी का वैल्यू रोटेट हो रहा है, कैरी आएगा तेरा D7 में, तो कैरी के साथ रोटेट कर रहे हो आप, कैरी भी आपका रोटेट हो रहा है। इसको बोलते हैं रोटेट विथ कैरी, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी, रोटेट राइट विथ कैरी। कैसा होगा बोल, D7, D6 के पास D6, D5 के पास D5, D4 के पास D4, D3 के पास D3, D2 के पास D2, D1 के पास D1, D0 के पास, और ये D0 बेचारा लंबा चक्कर काट के आएगा और किस में जाएगा, कैरी में जाएगा। दिस इज रोटेटेड, और कैरी इधर जाता है बेटा, याद रखना, कैरी जाता है किसमें, कैरी जाता है MSB में, अंडरस्टूड। यहाँ पे MSB तरह कैरी में जा रहा था, MSB यहाँ पे कैरी किस में जा रहा है, MSB। तो रोटेट इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए क्या? डायग्राम जरूर ड्रॉ करना अच्छे से एग्जाम में। एक्सप्लेन एनी 4 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 विथ एग्जांपल। 4 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन चाहिए, लिखे है बोर्ड के ऊपर। चलो एक्सप्लेन करता हूँ 4 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। शुरू करें, चलो। सबसे पहले लाइफ में एडिशन सीखा तो ऐड इंसर्शन चालू करते हैं। ऐड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, डायरेक्ट इंसर्शन के ऊपर आ जाना। ऐड AL कॉमा BL, सो ये BL ऐड होगा किसके साथ, BL को AL के साथ ऐड करने के बाद रिजल्ट भी बनेगा ना। 2 नंबर्स को जब ऐड करते हैं ना तो तीसरा नंबर भी पैदा होता है ना, वो उसको किधर रखोगे, रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट हमेशा आपका कहाँ पे जाएगा, डेस्टिनेशन में जाएगा। डेस्टिनेशन को बोलते हैं फर्स्ट ऑपरेंड, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑपरेंड। तो इसको मैं पहले पढ़ लेता हूं। एड द डेटा ऑफ BL विथ AL एंड स्टोर रिजल्ट इन AL, स्टोर रिजल्ट इन, क्योंकि AL डेस्टिनेशन है, फर्स्ट ऑपरेंड है, बराबर, यस। बाकी पढ़ने का पढ़ लेते हैं। एड द सोर्स टू द डेस्टिनेशन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक इन दी डेस्टिनेशन, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड, बराबर ना। बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन हैव टू बी ऑफ सेम साइज। सोर्स और डेस्टिनेशन भैया दोनों कैसे होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, कम ज्यादा रहेगा तो नहीं चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, BL को ऐड किया किसके साथ, BL को ऐड किया AL के साथ, रिजल्ट किसमें स्टोर हुआ, AL में। अब ये ADC लिखा है, ADC का मतलब होता है ऐड विथ कैरी, बोलो ऐड विथ कैरी, एडिशन ही है लेकिन ऐड विथ कैरी है, एडिशन हम लोग कैरी के साथ कर रहे हैं, बराबर। ADC एड द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अलोंग विथ कैरी, समझा ना, अलोंग विथ कैरी। एग्जांपल ऐड C, देखो ADC मतलब ऐड विथ कैरी AL कॉमा BL, सेम इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ यहाँ पे ऐड C लिखा है, समझा क्या, ADC लिखा है। तो क्या होगा, तेरा BL ऐड होगा AL के साथ और कैरी के साथ, समझा क्या। कैरी मतलब कैरी फ्लैग ऐड होता है, कौन सा फ्लैग, कैरी फ्लैग। यहाँ पे चाहिए तो ऐसा लिखता हूँ CF, कैरी फ्लैग। और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, AL में आएगा। रिजल्ट किस में आएगा, AL में आएगा, रिजल्ट आएगा AL में। तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो कैरी के साथ हो रहा है, इसलिए इसको ADC बोलते हैं। 2 इंसर्शन हो गया अरिथमेटिक। तीसरा है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या करता है, ऐड 1 टू द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन, जो भी आपका डेस्टिनेशन है उसमें 1 ऐड होता है। अगर तुमने लिखा इंक्रीमेंट BL, बेटा सपोज BL में वैल्यू है 24H, क्या तूने इंसर्शन लिखा ऐड BL, तो एडिशन करने के बाद, सॉरी एडिशन बोल रहा हूं मैं, ऐड BL गलती से बोला मैंने, इंक्रीमेंट BL है, क्या है। सो इंक्रीमेंट BL करने के बाद BL में क्या आएगा, अरे पहले BL में 24 था, फिर हमने इंस्ट्रक्शन लिखा, यस इंक्रीमेंट BL। इंक्रीमेंट में क्या होता है, ऐड 1 ऐड होता है, सो 24 बन जाएगा 25, इंक्रीमेंट।
24 25 बनेगा, इंक्रीमेंट होगा। उसके उल्टा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में वैल्यू 1 से कम होगा, सब्ट्रैक्ट 1 लिखा है ना, यस और नो। तो अगर बीएल में 24 है और मैंने लिखा है डिक्रीमेंट बीएल, तो बीएल में क्या आएगा, 23 आएगा। सिंपल है, एक कम हो जाएगा वैल्यू, समझा ना। ये सारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड आई गेस। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। कलर 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 कौन सा लूं? कलर लेते हैं डेंजर वाला, रेड, और एक ब्लू। पिंक चाहिए? हाँ चलो, डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086। नोट्स में पूरा एक पेज भर के आंसर दिया है। ये डायग्राम भी नोट्स का ही है, मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस कितने? 5। कौन कौन से, इधर देख। ये पहला इंस्ट्रक्शन है LODS। LODS, LODS का मतलब होता है लोड स्ट्रिंग। LODS का मतलब क्या है? अरे बोलना, ए लोड स्ट्रिंग। STOS स्टोर स्ट्रिंग। ये देख STOS यहाँ पे है ना, अरे बोलना यस। फिर एक मूव स्ट्रिंग, अरे मूव स्ट्रिंग को पहले बताना चाहिए था। हाँ, मेन इंसान तो मूव स्ट्रिंग है, वैसे सभी मैन है, ऐसा कुछ नहीं। चलो, मूव स्ट्रिंग, MOVS, मूव स्ट्रिंग, मूव स्ट्रिंग, बराबर। नंबरिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, पहले मूव एक्सप्लेन करूंगा, फिर लोड, फिर स्टोर। ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना। तीसरा लिखता हूं मैं CMPS। CMPS का मतलब होता है कंपेयर स्ट्रिंग। CMPS इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 3। ओहो, 3 कैसे हो सकता है, ये तो 4 होना चाहिए 3 के बाद। एंड लास्ट में यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको, स्कैन स्ट्रिंग। बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं SCAS, है ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है, SCAS। फुल फॉर्म क्या है, स्कैन स्ट्रिंग, बराबर। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ डेटा। स्ट्रिंग मतलब आपके पास 400 500 1000 बाइट्स का डेटा है, ब्लॉक ऑफ डेटा, तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को फास्ट प्रोसेस करने के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जिनको कहा जाता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, बराबर। यस, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में 2 स्ट्रिंग्स होते हैं, एक होता है सोर्स स्ट्रिंग, एक होता है, बोलो, सोर्स स्ट्रिंग, और एक होता है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। हमेशा सोर्स स्ट्रिंग जो होता है, हमेशा सोर्स स्ट्रिंग जो होता है, हमेशा सोर्स स्ट्रिंग जो होता है वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है, और हमेशा जो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग होता है वो, दिस इज रूल, सोर्स स्ट्रिंग डेटा सेगमेंट, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एक्स्ट्रा सेगमेंट। सोर्स स्ट्रिंग को पॉइंट करने के लिए SI यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? SI। आप यहाँ पे देख सकते हो SI लिखा है। और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को पॉइंट करने के लिए DI यूज करते हैं। DI का फुल फॉर्म ही है DI, डेस्टिनेशन इंडेक्स। SI का फुल फॉर्म है सोर्स इंडेक्स, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। तो होता क्या है, SI पॉइंट कर रहा है, एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है सोर्स स्ट्रिंग का, DI एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किस स्ट्रिंग का? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का, बराबर है कि नहीं? तो सोर्स स्ट्रिंग को पॉइंट कौन करता है? SI रजिस्टर। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को पॉइंट कौन करता है? DI रजिस्टर, बराबर। चलो, सबसे पहले मूव स्ट्रिंग। मूव स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के 2 वर्जन होते हैं, एक होता है मूव स्ट्रिंग बाइट, एक होता है मूव स्ट्रिंग वर्ड। अभी तू पहले से तेरे को पता है, बाइट मतलब 8 बिट और वर्ड मतलब, तो अगर 8 बिट सिंगल मतलब बोलते ना, 8 बिट मतलब 1 बाइट। सो बाइट बाइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बाइट वाइज एक एक बाइट करना है आपको, एक एक क्लॉक पल्स में। तो आप लिखोगे बी मतलब बाइट, मूव स्ट्रिंग बी, आगे बी लगाने का, MOVS, मूव स्ट्रिंग बाइट। अगर आपको फास्ट काम करना है डबल स्पीड से, तो बी की जगह पर W लिखो। मूव स्ट्रिंग वर्ड, वर्ड मतलब कितना बिट? 16 बिट, 2 बाइट। एक साथ 2 बाइट आपके मूव होंगे, लोड होंगे, स्टोर होंगे, जो भी होगा वो 2 बाइट्स के ऊपर होगा, तो दोनों सेम है।
दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो मूव स्ट्रिंग बाइट है 8 बिट मतलब 1 बाइट एट ए टाइम, और मूव स्ट्रिंग वर्ड है 16 बिट मतलब 2 बाइट्स एट ए टाइम। सो बाकी नोट्स में आपको डिटेल में जानकारी इसके ऊपर मिल जाएगी। चलो बात करते हैं। सबसे पहला इंसर्शन मूव स्ट्रिंग बाइट। मूव स्ट्रिंग बाइट ये क्या करता है? मूव स्ट्रिंग बाइट, ये देखो ये मूव का एरो है, ये सोर्स स्ट्रिंग को मूव करता है। मूव करता है मतलब बेटा कॉपी करता है, याद रखना। कई बार बच्चों को लगता है मूव होता है मतलब इधर से जाएगा उधर, इधर का खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं। माइक्रो प्रोसेसर में जब आप डेटा मूव करते हो तो डेटा सोर्स से कॉपी होता है और डेस्टिनेशन में जाता है। कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट नहीं होता है। सो सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी किया जाएगा, क्या किया जाएगा, और कहां पे पेस्ट किया जाएगा? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में। मतलब सोर्स स्ट्रिंग का जो बाइट एसआई पॉइंट कर रहा है वो मूव होगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में। किस लोकेशन पे, किस एड्रेस पे? जिसे डीआई पॉइंट कर रहा है। बराबर है कि नहीं? तो जो बाइट एसआई पॉइंट कर रहा है वो सोर्स स्ट्रिंग से मूव होगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में, जहां पे डीआई पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे। समझा? मूव स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आपका सोर्स से डेस्टिनेशन में जाता है, उसको बोलते हैं मूव स्ट्रिंग। बराबर। नेक्स्ट है बेटा लोड स्ट्रिंग। क्या? ये लोड स्ट्रिंग का डायग्राम देख, दुखी मत हो, लास्ट स्लाइड है। लोड स्ट्रिंग, बोल बोल बोल, लोड स्ट्रिंग बराबर क्या? यस और नो? ये देख लोड स्ट्रिंग। लोड स्ट्रिंग में क्या हो रहा है तू भी बता। लोड स्ट्रिंग में किस स्ट्रिंग का डेटा लोड हो रहा है और कहां पे लोड हो रहा है बता। डायग्राम देख, नीचे देख क्या लिखा है। अबे नीचे देख क्या लिखा है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी 8 बिट होता है, 16 बिट होता है। ये एल 8 बिट, एएक्स 16 बिट। तो जब हम लिखेंगे ना लोड स्ट्रिंग तो क्या होगा? सोर्स स्ट्रिंग का डेटा जिसे एसआई पॉइंट कर रहा है वो लोड होगा किस में? एएल में। मतलब वो एएल में एक्यूमुलेटर में आएगा। सपोज एसआई पॉइंट कर रहा है यहाँ पे किसी बाइट को 24 को, 24 यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं लोड। सोर्स का डेटा लोड होगा एक्यूमुलेटर में। समझा क्या? इसके उल्टा होता है लोड, सॉरी लोड के उल्टा होता है स्टोर। स्टोर में क्या होगा? स्टोर में देखना क्या होगा, डेटा एक्यूमुलेटर से कहां पे जा रहा है? अबे बोल बिंदास, डेटा एक्यूमुलेटर से कहां पे जा रहा है? डीआई डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में जा रहा है। किस लोकेशन पे? जहां पे डीआई पॉइंट कर रहा है। तो लोड में क्या होता है? सोर्स स्ट्रिंग से एक्यूमुलेटर में डेटा आता है। स्टोर स्ट्रिंग में क्या होता है? एक्यूमुलेटर से डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में डेटा जाता है। मूव स्ट्रिंग में क्या होता है? सोर्स स्ट्रिंग से डायरेक्ट डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में डेटा जाता है। नेक्स्ट कंपेयर स्ट्रिंग। क्या बोला? कंपेयर स्ट्रिंग। कंपेयर स्ट्रिंग में क्या होता है? सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन के साथ कंपेयर होता है। कंपैरिजन में डेटा मूव नहीं होता, इधर का उधर, उधर का इधर नहीं होगा। कंपैरिजन में डेटा सब्ट्रैक्ट होता है और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका आंसर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा स्ट्रिंग छोटा है। समझा क्या? तो कंपेयर स्ट्रिंग में सोर्स स्ट्रिंग और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को कंपेयर करके कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा छोटा है वो डिसाइड किया जाता है। बरोबर। तो कंपेयर स्ट्रिंग में किसको कंपेयर कर रहे हैं? सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के साथ। लास्ट इंस्ट्रक्शन है, काफी देर से मैं बोल रहा हूं तो भी सुन रहे है ना? थोड़ा और। लास्ट कौन सा है? स्कैन स्ट्रिंग। लास्ट कौन सा है? अरे बोलो बोलो, स्कैन स्ट्रिंग। स्कैन स्ट्रिंग में क्या होता है? स्कैन स्ट्रिंग में क्या होता है? एक्यूमुलेटर का डेटा किसका स्कैन होता है किस स्ट्रिंग में? स्कैन मतलब सर्च, स्कैन करना मतलब सर्च करना। तो सपोज एक्यूमुलेटर में कोई नंबर है, लेट से नंबर है 24H। क्या? 24H। तो ये नंबर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हम लोग सर्च करेंगे है या नहीं है, इसका कोई मैच यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। यस और नो? तो ये नंबर हर लोकेशन के साथ कंपेयर किया जाएगा। यस और नो? है या नहीं है या नहीं है, इसको बोलते हैं स्कैन करना। तो जिस नंबर को स्कैन करना है उसको एल में रखो, एक्यूमुलेटर में रखो, और इंसर्शन कौन सा लिखने का? स्कैन स्ट्रिंग। तो उस नंबर को सर्च किया जाएगा किधर? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में। समझा कि मैं क्या बता? तो ये आपके 5 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से डिटेल में नोट्स में इसके ऊपर जानकारी दी है। मेरे ख्याल से जो भी आईएमपी क्वेश्चंस थे मैंने सारे डिस्कस किए हैं। यस और नो?
यूनिट टेस्ट को अच्छे से लिखो, वीडियो को अच्छे से देखो। प्रोग्राम्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यस और नो, उसका भी मैं रिवीजन लेने वाला हूँ आपका सेपरेट। और यूनिट टेस्ट के बाद इस मंथ एंड में क्रैश कोर्स को मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 का पढ़ाई इतना अच्छे से हुआ नहीं है, यूनिट टेस्ट 1 में भी मार्क्स कम है, यूनिट टेस्ट 2 में भी इतना कुछ खास प्रिपरेशन नहीं हुआ है, और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आगे जब आप फाइनल ईयर में जाओगे, सेम 4 में जाओगे। माइक्रो प्रोसेसर ये सब्जेक्ट जो है, डिजिटल टेक्निक्स है, माइक्रो प्रोसेसर, इसमें सारा हार्डवेयर आपको सिखाया जाता है। हार्डवेयर कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और गारंटी के साथ बताता हूँ आप डेफिनेटली सब्जेक्ट में स्कोर करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो सी यू सून, थैंक यू।